हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास बंसीवाल एक बार फिर से आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर आया हूं और आज का वीडियो मोस्ट डिमांडेड वीडियो है। रिट 2018 का जो पेपर आया था उसका जो मैथ का पूरा पोर्शन आया था वो आज मैं आपको करवाने वाला हूं और उसके अंदर हर एक के अंदर चार ऑप्शन आए थे। उन सभी ऑप्शन पर डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि एक आंसर बता दिया ये इसमें आएगा, कर लो और जाओ, हो गया काम। अपन एक एक क्वेश्चन को करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, एक एक क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे हुआ है और उस पूरे क्वेश्चन, जैसे वर्थ का क्वेश्चन आया तो पूरे वर्थ की डिस्कशन करेंगे। जैसे बारंबारता का क्वेश्चन आ गया तो बारंबारता सारणी क्या होती है सब कुछ बताएंगे। परसेंटेज के क्वेश्चन भी इसके अंदर है। पूरा सिलेबस कन्वर्ट किया हुआ है जो कि कंपटीशन एग्जाम में आता है। पूरी एनसीईआरटी की बुक हो जाएगी इस क्वेश्चनों में आपके। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तैयारी की दृष्टि से। अगर लास्ट रिवीजन में ऐसा वीडियो मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, बोर्ड पे नजर बनाए रखिएगा पूरे वीडियो के अंदर। देखिए पहला क्वेश्चन आया था, दो घनों के आयतनों का अनुपात। दो घनों के आयतनों का अनुपात। सबसे पहले आपको बता दो घन होते क्या हैं। जैसे कि आपने पासा देखा होगा, घन जिसकी 6 साइड इक्वल हो। देखिए ऐसी शेप होती है कुछ। इसकी मैं बोर्ड पे आपको 3D शेप बना के दिखा रहा हूं। घन की ऐसे कुछ होती है, ठीक है। इनको बोलते हैं घन, जिसकी 6 साइड क्या हो, इक्वल होनी जरूरी है। इसमें एक क्वेश्चन में इसने दिया इनके आयतनों का अनुपात क्या है, 27:64। ये इनके आयतनों का अनुपात है। और क्वेश्चन में इसने पूछा क्या है, इनके पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात। पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल के बताना। ये तो मैं आयतनों का अनुपात दे दिया। अब देखिए, अगर आपने 10वीं क्लास की मैथ सही से पढ़ी है तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से कर दोगे ओनली 10 सेकंड के अंदर। देखिए हमें दो फॉर्मूले पता होना जरूरी है इसके लिए। एक तो आयतनों का अनुपात, एक तो आयतन का और एक क्षेत्रफल का। देखिए आयतन का फॉर्मूला होता है घनों के आयतन का, यहां लिख देता हूं, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा को आप ए मानते हो तो फॉर्मूला बताता है ए क्यूब। एक होता है क्षेत्रफल वाला, क्षेत्रफल का होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। और भुजा को अगर ए मान ले तो 6a स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपना बन गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, आयतन वाला फॉर्मूला में आयतन का दिया इसने तो हमें फॉर्मूला फिलहाल यही काम में लेना है। तो हम क्या रख देंगे, मान लो इसको मैं मान लेता हूं अक्स और इसको मान लेता हूं वाई। तो अक्स वाले का निकालेंगे तो अक्स का आयतन क्या हो गया, ए क्यूब, ठीक है। और आयतन हमें पहले से पता हुआ तो हम ए क्यूब के इक्वल में रख देंगे 27। अब देखिए इधर ए है और इस 27 के इधर में क्यूब रूट लगा दूं, ठीक है, क्योंकि ये 3 इधर जाएगा तो उधर जाके क्यूब रूट बन जाएगा। तो 27 किसका क्यूब रूट होता है, 3 का, क्योंकि 3 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 9 9 3 27 आता है, इसलिए इसका आंसर हो गया ये। और ये किसका निकल के, ये भुजा अक्स वाले स्टार्टिंग की। अब सेकंड वाले की करते हैं, वाई की। देखिए वाई की कितना होगा, ए क्यूब, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा। तो ए क्यूब इजिकल टू इस बार कितना आ जाएगा, 64। ए है इधर 64 के क्या लग जाएगा, क्यूब रूट। और 64 का क्या होगा, 4, क्योंकि 4 चौक 16 और 16 चौक 64। हमारे पास दोनों की भुजा निकल के आ चुकी है। इस भुजा को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे और इसका क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। देखना पहले तो फर्स्ट वाले की करेंगे, अक्स वाले की, फिर सेकंड वाले की। 6 गुना, पहले वाले की भुजा 3 है तो 3 स्क्वायर। इधर 6 गुना, सेकंड वाले की भुजा 4 है तो 4 स्क्वायर। 6 गुना 3 3 9, ठीक है, 9 6 54 आ गया। इधर देखिए 6 गुना 4 चौक 16, 16 6 96। तो देखिए इनका अनुपात कर देंगे 54 और 96 का। काटेंगे इन्हें, देखो 2 से 27 आ गया और 48 आ गया। अब इन्हें काटेंगे 3 से, 9 3 27 और 16 3 48। तो हमारा आंसर आ गया है 9:16। बस ऐसे करना था। हमें बस आयतन पता हो तो हम भुजा निकाल सकते हैं और भुजा से आप क्या रख सकते हो, इनके क्षेत्रफल में भुजा का मान रख के इसका अनुपात निकालो। बस बहुत इजी क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन हो गया था। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन था, एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा था इसमें 264 वर्ग मीटर। 264 वर्ग मीटर। और इसने दिया हुआ था, इसका आयतन दे रखा था, आयतन 1848 घन मीटर। देखिएगा क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है और आयतन हमेशा घन मीटर में होता है, किसी भी चीज का ले लो चाहे। अब पहले आपको बता देता हूं, इसमें दिया था कि उसमें बेलन का बताया था, बेलनाकार खंबे का।
देखिए बेलनाकार चीज, जैसे मैं इस मार्कर से लिख रहा हूं, ये भी एक क्या है, बेलनाकार शेप ही है, ठीक है। अब देखिए बेलनाकार शेप ये हो गई, ठीक है, ये एक 3D आकृति होती है, आपको बता देता हूं, ठीक है। अब आगे इसने क्या दिया था, इसकी हमें ये दे दिया, इसके पूछिए हमें हाइट, इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखा, और कुछ तो इसमें पूछा नहीं, और एक चीज और दी है इसने, इसके अंदर हमें पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, ये तो आप सबको पता ही होगा। अब चलिए आगे करते हैं। देखिए क्वेश्चन में इसने हमें आयतन दे दिया और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया, और अब हमसे ये पूछ रहा है इसकी हाइट ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले अपने को इस दोनों के फॉर्मूले पता होना जरूरी है। आपको बता दूं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr(h) और आयतन का होता है πr²h। ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए और पता होने चाहिए, ठीक है। तो हम देखिए कैसे करेंगे। पहले मैं इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला काम में लूंगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का, ठीक है, कितना फॉर्मूला है इसका, 2πr(h). अब इसमें देखिए हमें 2πr(h) इसका फॉर्मूला, और हमें क्षेत्रफल एग्जामिनर ने पहले ही बता दिया कितना है, 264, ठीक है। अब देखिए 2π, तो पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, और RH का हमें न तो R का पता है और न H का, तो RH सेम टू सेम लिख दो, 264, ठीक है। अब देखिए 22 दूनी 44/7 और RH इंटू 264। देखिए RH इधर रह गया और ये 7 अपॉन में, तो ये चला जाएगा इंटू में, तो 264 इंटू 7 और ये 44 आ जाएगा अपॉन में। अब काट देते हैं, देखो 11 से, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 4 बचे 11 चौक 44 और 4 छिके 24, और 6 इंटू 7 कितने हो गए, 42। तो RH की वैल्यू निकल के आ चुकी है 42। अब देखिए हमें पता चल गई है RH की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, हमें हाइट ज्ञात करनी है, तो RH की वैल्यू को हम रख देंगे वक्र इसमें आयतन वाले फॉर्मूले में। तो πr²h इज इक्वल टू, हमें पहले से पता था 1848, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, πr²h, तो मैं इसको लिख देता हूं πr और RH, क्योंकि देखिए r को r से करेंगे r स्क्वायर ही आएगा निकल के, ठीक है। और इंटू क्या है, 1848 पहले से है ही। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू हमें पता नहीं है, और RH की वैल्यू हमने अभी निकाली थी आपके सामने 42 इंटू 1848, ठीक है। अब देखिए ये r तो यहाँ रह गया, ठीक है, 1848 सामने था ही, और 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला गया, और मल्टीप्लाई में ऊपर जो चीजें थी, यहाँ 1 मान लेते हैं, ऊपर जो चीजें थी वो अपॉन में आ जाएगी सामने जाके, तो 22 इंटू 42, ठीक है। अब इनको काटेंगे, देखिए 7 6 का 42 कट गया 7, तो अब इसको काटेंगे 22 को 11 से, 11 दूनी 22, और ये देखिएगा 11 एकम 11, 7 बचे 74, 11 6 66, 74 में से 66 गए, कितने बचे, 74 में 66 गए बचे 8 है, और 8 ही है, तो 11 8 88, 168 बच गया। तो 168 बच गया, 168 को अपन काटेंगे 6 से, काट देंगे 168 को, ये पहले लिख देता हूं, 168/2 गुणा 6 ये बच गया था, 6 को 168 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 4 बचे 6 8 है 48, तो 28/2 कितना हो गया, 14। और ये वैल्यू हमारी किसके निकल के आ गई, R की, तो मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू 14, ठीक है, R इज इक्वल टू 14, यहां लिख देता हूं एक बार, R इज इक्वल टू 14। अब हमें निकालनी हाइट है, तो इस फॉर्मूले में देखो, ये फॉर्मूला में एक बार यहां पुट करता हूं, RH इज इक्वल टू 42। इसमें देखिए हमें R की वैल्यू पता है, तो H की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। देखिए कैसे निकलेगी, R की वैल्यू क्या निकाली, अभी निकालिए 14, और इंटू H इक्वल टू 42, और H इज इक्वल टू 42, और 14 अपॉन में चला जाएगा इसके, तो 14 3 42, तो H की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 मीटर, ठीक है, ये हमारी आ गई 3 मीटर। बस इतना सा क्वेश्चन था, बस देखिए थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसे बताया आपको। पहले आपको दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, जो चीज एग्जामिनर ने दी है उसको आप उसके फॉर्मूले में इक्वल टू में रख दो, उससे आप जो भी वैल्यू निकाल सकते हो। एक वैल्यू निकालो R या H में से, तो H के निकालोगे तो R निकल जाएगी, और R के निकालोगे तो हाइट निकल जाएगी, बस एक ही बात है। और अब आपको मैंने ये समझा दिया। और एक चीज और बता दूं, ये यहाँ पर मैंने लिखा है पाई इज इक्वल टू 22/7, अपन मैथ में यही पढ़ते हैं, लेकिन ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं, अप्रोक्स वैल्यू का फर्क होता है। पाई हमेशा याद रख लो इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या, और 22/7 होती है परिमेय संख्या। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है मेरा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, थर्ड का। ध्यान से देखते रहिए वीडियो को, सभी क्वेश्चन आपको एक एक ऑप्शन में समझाए जा रहे हैं। दो क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक कक्षा के 20 छात्रों ने
20 छात्रों ने गणित विषय में 100 अंक में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए थे। वो अंक मैं एक बार आपके सामने लिख देता हूं। बारंबारता सारणी का क्वेश्चन है, एकदम से इजी क्वेश्चन है, बस आप पूरा वीडियो देखते रहिए। देखिए क्वेश्चन था, इसमें लिखा था, इसमें जो अंक है वो लिख देता हूं। 54, 46, 24, 36, 84, 70, 16, 58, 6, 82, 44, 54, 32, 64, 8, 66, 52, 28, 16, 30 ये अंक आए थे। ठीक है, अब इन अंक में ये इसने अंक दिए हैं बस। ठीक है, अब ये इसकी बारंबारता सारणी पूछ रहा है। बारंबारता सारणी के अंदर 4 ऑप्शन आए थे। 4 ऑप्शन के अंदर 2 टेबल तो सेम आई थी और तीसरी टेबल अलग आई थी, तो सेम टेबल वाली में बना देता हूँ। 4 ऑप्शन पे आपको जाना नहीं पड़ेगा, एक ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला टेबल थी सीरियल नंबर की थी। सीरियल नंबर में 5 नंबर लिखे हुए थे, 1 2 3 4 5। दूसरी थी वर्ग, पहला था 0 से 20, दूसरा था 20 से 40, तीसरा था 40 से 60 और चौथा था 60 से 80 और लास्ट का था 80 से 100। ये तो दूसरा ऑप्शन था। दूसरी टेबल थी। तीसरी टेबल थी बारंबारता की। बारंबारता बस देखिए कुछ एकदम से इजी होता है ऐसे क्वेश्चन, कुछ नहीं, आपको छांटना होता है वो छांटने में, लेकिन ध्यान रखना होता है, ध्यान से छांटना पड़ेगा। एक भी गड़बड़ होगी तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। पहले अब इस पूरे में से 0 से 20 तक जो अंक आए हैं वो देखेंगे कौन कौन से आए हैं 0 से 20 तक। सावधानी से देखेंगे एक एक। 0 से 20 तक एक तो ये आ गया। 0 से 20 तक जो भी हो वो सभी लेने हैं। 2 नहीं है इधर, फिर सेकंड लाइन में चलते हैं। 3 और 4 अंक आ गए तो 4 ले लिए। ठीक है, अब 20 से 40 देखेंगे। 20 से 40 देखेंगे तो 1 2 3 4 5। 20 से 40 तक 5 आ गए। अब 40 से 60 देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए 40 से 60, 40 से 60 में एक तो ये आ गया। 2 3 4 5 6 आ गए। ठीक है, अब 60 से 80 देखेंगे। 60 से 80 में देखो एक तो ये आ गया और इसमें नहीं है, तो 60 से 80 है 2 और 3 हो गए। ठीक है, अब 80 से 100 देखेंगे, तो बच गए वही बचेंगे। 84 80 से 100 के बीच में आता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 2 ये हो गए। तो हमारी बारंबारता बस ये तैयार है। अलग अलग ऑप्शन आए थे, किसी में यहाँ पे 4 5 दिया हुआ था, यहाँ पे 7 कर दिया, यहाँ पे 2 और 2 कर दिया, ऐसे ऑप्शन आए थे। तो आपको पूरा लास्ट क्वेश्चन तक जाना है। एक ऑप्शन ऐसा भी आया था, 4 ऑप्शन सेम और लास्ट का यहाँ पे अलग दे दिया। तो कई क्या करते हैं, यहाँ तक निकाल लिए, ये ऑप्शन अपना सही चल रहा है, लास्ट तक जाते ही नहीं है और क्या कर देते हैं टिक, क्योंकि लास्ट में वो सोचते हैं ये 4 सेम आ गए तो लास्ट का भी एक्यूरेट आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, पूरा क्वेश्चन करना पड़ता है तभी आंसर तैयार होता है। तो चलिए ये इसका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पाई चार्ट का आया था, लेखा चित्र का। उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, एक लेखा चित्र के अंदर ही। तो देखिए एक के अंदर 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए एक पाई चार्ट दिया हुआ था, ठीक है। इसके अंदर देखिए सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए थे डिग्री के अंदर, देखिएगा ऐसे था, ठीक है। ये था 93 डिग्री, ये था 108 डिग्री, ये था 72 डिग्री और ये था 87। सब्जेक्ट के नाम भी लिख देते हैं। ये था साइंस 87 और ये था इंग्लिश, ये था हिंदी और ये था मैथ, ठीक है, जिसके अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा इसमें इसने ये देखिए, आपको बता दूं डिग्री हमेशा 360 में होती है, परसेंट हमेशा 100 में होता है। आपको पता होगा परसेंट हमेशा किस में होता है, 100 में मैक्सिमम, और डिग्री 360 में। देखिए एक सर्किल में कितनी डिग्री होती है आपको पता है। ऐसे अपन एंगल बनाते हैं, कितनी डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। 2 हो गए तो 180 डिग्री के, और ऐसे ही 4 एंगल हो गए तो पूरे कितने के हो गए, 360 डिग्री के। तभी ये एंगल डिग्री का मैक्सिमम होता है 360 डिग्री का। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आया था, अब देखिए क्वेश्चन में लिखा था
सीमा ने कक्षा 6 की परीक्षा में इन विषयों के अंदर अंक प्राप्त किए। अब देखिए सीमा द्वारा प्राप्त सभी अंकों का योग था 480 टोटल, ठीक है, योग 480 था। अब क्वेश्चन आया था सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, यही आया था पहला क्वेश्चन, गणित में कितने अंक प्राप्त किए पूछ रहा है अगला। तो देखिए कैसे करेंगे, गणित में अपने को अंक पता नहीं है, गणित में अपने को बस डिग्री में पता है, तो डिग्री अपने पास थी गणित की 93 डिग्री। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी करो तो हमेशा जितने भी टोटल होता है उसको ऊपर लिख लो, और मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है अभी बताया मैंने 360 डिग्री, उसको अपोन में लिख दो, इनटू में जो भी मार्क्स आए थे डिग्री में वो कर दो, बस इतना ही करना होता है। 0 से 0 गया, 6 36 और 6 8 है 48। अब 6 से इसको काट दो, 6 कम 6, सॉरी 3 से काट दो इसको, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 एकम 3, इसको काट दो 2 से 4, तो आ गया 31 गुणा 4, 4 एकम 4 और 4 की 12, 124 अंक आए सीमा के गणित के अंदर। ये तो डिग्री में था और ये अपन ने अंक मार्क्स निकाल लिए ऐसे ना। तो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या आया था। सेकंड क्वेश्चन आया था हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अंक प्राप्त किए सीमा ने, हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए, किससे, अंग्रेजी से, ठीक है। तो मतलब बेसिक सी बात है, अंग्रेजी हिंदी में ज्यादा अंक आए थे, हिंदी में ज्यादा अंक आए थे, अंग्रेजी से वो आपको दिख ही रहा है, इसमें 108 है, इसमें 72, लेकिन कितने आए थे डिग्री में, वो तो बता अंक में निकालने हैं। तो वही फॉर्मूला पहले हिंदी का निकालेंगे, 480 बट्टा 360, और हिंदी में डिग्री कितनी थी 108, 108, ठीक है। इसको कर लेते हैं 0 से 0, 6 36, 6 8 है 48, 6 से इसको काटेंगे, 6 एकम 6, 4 बचा 6 8 है 48, 18 को 8 से करेंगे, 8 है 144। अब करेंगे अंग्रेजी वाला, अंग्रेजी वाला भी 480 बट्टा 360, और अंग्रेजी का में कितनी डिग्री थी 72 डिग्री, 0 से 0 कट गया, 36 दूनी 72, और 48 दूनी कितना होता है 45 दूनी 90, और 48 दूनी 96, इसको इसमें से माइनस कर दो बस, 148 को 96 से 4 तो ये हो गए 100 तक, और 44 वो हो गए, तो 48 अंक अधिक आए सीमा के हिंदी में अंग्रेजी से। बस क्वेश्चन अपना हो चुका है। तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे अपने क्या किया है। सबसे पहले बस अपने आपको ये पता होना चाहिए डिग्री मैक्सिमम कितनी होती है, और परसेंट हमेशा 100 में होते हैं, तो 100 मत लग देना कहीं अपोन में, इसलिए डिग्री में क्वेश्चन पूछा तो डिग्री रखोगे, टोटल अंक ऊपर, टोटल डिग्री नीचे, और इनटू में अंक लिख दो, बस ऐसे इसमें किया और माइनस किया। ऐसे एग्जामिनर इसमें 10 क्वेश्चन पूछ सकता था, कोई भी साइंस का पूछते तो भी निकाल देते, मैथ का पूछते सेपरेट तो भी निकाल देते, मैथ का निकाला, ये हिंदी का पूछते तो भी निकाल देते, अंग्रेजी का भी निकाल देते, और अगर सभी का टोटल पूछता तो भी अपन निकाल देते, अलग अलग निकाल के, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन हो गए थे अपने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रूट का, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, अंक गणित का। देखिए अगर आपको स्क्वायर रूट आते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में आप इसको कर दोगे, और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था एक ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन था -√3 प्लस 84 प्लस 18√3, और इसके ऊपर भी रूट लगा हुआ था, और इसकी वैल्यू अपने को पूछी थी। देखिए कैसे करेंगे, देखिए पहले आपको ऐसे क्वेश्चन करना हो कभी भी, अपन देखिए क्या करेंगे, प्लस यहां से जो सॉल्यूशन आगे का है उसको सोल्व करेंगे, बाकी का जो ये सॉल्यूशन मैंने इधर वाला छोड़ा है इसको बाद में करेंगे, पहले इतने इतने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अब ऐसा कभी भी आप क्वेश्चन देखो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पर 2 बना लो, 2 मतलब यहाँ पर आपको 2 लाना पड़ेगा। 2 कैसे लाओगे, देखो जैसे 18 है, इसको आप 2 के यहाँ पर 2 ला सकते हो क्या, जैसे मैं लिख दूं 18 गुणा 1, 2 नहीं है, 18 को मैं और क्या लिख सकता हूँ 9 गुणा 2, तो 2 आ गए। इस तरह से 2 बनाना पड़ता है, मतलब फैक्टर बनाने पड़ते हैं इसको, और फैक्टर में 2 लाना अपने को, तो अब ले आएंगे, अपने पास आ चुका है 2, इस 9 गुणा 2 से, तो 84 प्लस 2 गुणा 9, और ये √3 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 84 प्लस, देखिए 2 रखना है, 9 है, अब इस 9 को कहां लेके जाए भाई, 2 तो ले आए। देखिए आपको कभी भी बता दूं, अगर आपके पास 4 है, आप इसको रूट में ले जाओगे तो क्या बनेगा, ये √16, और 2 है तो इसको ले जाओगे तो √4, ऐसे 9 है, 9 को ले जाएंगे तो रूट में चला जाएगा 81, तो ये भी अंदर जाके क्या हो जाएगा 81, और ये √3 अपने पास पहले से ही है। अब देखिए ऐसी कंडीशन आ गई, अब आंसर क्या होगा वो देखिए, आंसर क्या होगा,
हमारे पास जो भी दो नंबर आए हैं यहाँ पर, पहले तो बता दो ये सिचुएशन, ये ट्रिक फॉलो कब करेगी। ये जो दो नंबर आए इनका टोटल हमेशा फर्स्ट वाले नंबर के बराबर होना चाहिए। अपने पास आया है 81 और 3, 81 और 3 कितने हो गए 84, और अपने पास पहला अंक भी 84 है, तभी अपनी ट्रिक ये लागू हो रही है। तो अपन आज ट्यूशन अपन इस तरीके से कर रहे हैं, वरना अपन इस ट्रिक से नहीं कर पाते। तो देखिएगा बस हो गया। तो अपना आंसर क्या आएगा, ट्रिक फॉलो हो गई। आंसर देखिए, पहला जो बड़ा डिजिट है उसको लिख दो 81 और बाद में बड़े वाले को लिख दो, बस ये इसका आंसर है। ठीक है, अब आगे देखिए करेंगे। रूट 81 किसका होता है 9 का, प्लस √3। अब इतना सॉल्यूशन आ गया। अब इस जो अपने मैंने शुरू में पोर्शन छोड़ा था उसको अपन साथ में ले लेते हैं। इतनी देर तो इसको अकेले को छोड़ रखा था, तो -√3 ये उठा लिया, पहले यूज में ले लिया था, ये तो यूज में ले लिया था, बचे हुए को ले लो +9 और √3। ठीक है, अब ध्यान से देखना, माइनस और प्लस की संख्या कट जाती है, आपको पता ही है मैथ में, है ना। ठीक है, अगर सेम हो तो प्लस माइनस क्रॉस हो जाते हैं, तो बच क्या गया √9, और √9 किसका होता है 3 का। इसका आंसर 3 निकल के आ चुका है। देखिए बहुत ही ट्रिक से किया है, और देखने में ऐसा क्वेश्चन देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि √3 को अगर आप वैसे सोल्व करोगे तो पॉइंटों में आंसर जाएगा, और पॉइंट को 18 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें जोड़ोगे, कंफ्यूज हो जाएगा, घूम जाओगे क्वेश्चन के अंदर की क्या क्वेश्चन का आंसर तो कहां से आएगा ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू निकालनी अपने को के की। देखिए क्वेश्चन लिख देता हूं, क्या क्वेश्चन था, 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95। ठीक है, इज इक्वल टू में दे रखा था के इंटू 4 की पावर 95, और इसमें अपने को पूछा था के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, के का मान क्या होगा इस पूरे समीकरण के अंदर। तो देखिए कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन होते हैं कॉमन लेके। इसमें देखिए आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, 4 की पावर 95 कॉमन आ जाएगी, क्योंकि इसमें फैक्टर मिनिमम यही है, ये इसके अंदर भी इंक्लूड है, इसके अंदर भी इंक्लूड है, और इसके अंदर भी इंक्लूड है। तो 4 की पावर 95 अपन कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए 95 और 97 में कितने का अंतर होता है, 97 और 95 में 2 का अंतर, तो 4 की पावर 2 हो गई, 4 की पावर 2 हो गई। इसमें और इसमें कितने का अंतर है 1 का, तो 4 की पावर 1 हो गई, प्लस ये दोनों तो सेम है, तो यहाँ पर अपन 1 लिख देंगे। और इधर देखिए 4 की पावर 95 कॉमन ले ली, तो इधर बच गया के। अब देखिए ये दोनों इधर सेम है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। इधर देखिए 4 की पावर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 4 प्लस 1, और इधर के बच गया। एक बार मैं इस के को इधर लिख देता हूं, क्योंकि हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो 16 और प्लस 1 कितना हो गया 17, और माइनस 4, तो के इज इक्वल टू 17 में से 4 गया 13। हमारी के की वैल्यू 13 निकल के आ चुकी है। इस तरीके से होगा कॉमन लेके, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आया था। देखिएगा क्वेश्चन था 5a² प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे, बस इनके दो के पेयर बना लो और कॉमन ले लो, जो चीज कॉमन आ रही है। देखो 5 इसमें भी और 5 इसकी टेबल में भी आता है, फिर 5 की टेबल में 15 भी आता है, तो 5 कॉमन ले लिया। तो इधर देखिए ए भी दोनों के अंदर है, तो ए भी कॉमन ले लिया। ठीक है, अब 5 से 5 कैंसिल हो गए, या इधर 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर था, जो 2 ए थे, इधर 1 था, तो 1 ए बच गया। 5 थे 15, तो 3 आ गए, ए से ए था वो कैंसिल हो गया। इधर देखिएगा 6 और 2, तो मतलब 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 6 भी आता है और 2 भी आता है, तो 2 कॉमन आ गया। देखिए बी दोनों में है, तो बी भी उठा लिया। और देखिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सिंबल प्लस के सिंबल को लिखने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही हर संख्या प्लस होती है जब तक वो माइनस ना हो जाए। अब देखिएगा 2 दिए 6, और बी से बी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो 2 से 2 कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए बच गया। ठीक है, बस अब देखिए 5a प्लस 3 माइनस 2b, 3 प्लस 1 को मैं a प्लस 3 लिख सकता हूँ, कुछ नहीं होता, उल्टा a प्लस 1 और 2 को जोड़ोगे तो भी 3 आएगा, और 2 और 1 को जोड़ोगे तो भी 3 आएगा, है ना। तो इसलिए मैंने इसको सेम कर दिया। ध्यान रखना कभी भी इसके अंदर जो ब्रैकेट में जो संख्या आएगी वो हमेशा सेम ही आएगी, ऐसे क्वेश्चन के अंदर अलग कभी नहीं आएगी। तो चलिए देखिए, एक तो जो ब्रैकेट में वो उठा लो जो सेम है, और एक जो अंदर बच गई वो उठा लो, 5a माइनस 2b। ठीक है, तो बस अपना यही आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं, बस कॉमन लेना होता है, 2 के पेयर बना लो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना आया था, ये क्वेश्चन था 1/8/1000
और यहां लगा था 3, इसका मतलब होता है क्यूब रूट 192/3 और यहां लगा था क्यूब रूट। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इसमें देखिए हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी थी। देखिए कैसे निकालेंगे। यहां पर देखिए पहले इधर सिंगल ए है तो मैं इसके नीचे एक 1 मान लेता हूं। ठीक है, जिसे 2 के पेयर ये बन जाए। तो 1/1 ऊपर था। इधर नीचे देखिए 8 किसका क्यूब रूट होता है? 2 का, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 3 सेम आने चाहिए। 2 गया। 1000 किसका होता है? 10 का। देखिए 10 गुणा 10 गुणा 10 अपन लिखते हैं तो 1000 आता है। 10 को 10 से करेंगे 100 और 100 को 10 से करेंगे तो 1000, इसलिए यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्लस 192 में 3 का भाग 2, 3 6 का 18, 1 बच गया, 3 चौके 12, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए 1/1 था तो ये 2/10 अपॉन में फ्रैक्शन हो कभी भी तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब घूम जाती है। तो ये 10/2 हो गई। अब देखिएगा 64 किसका क्यूब रूट है? 4 का, क्योंकि 4 चौक 16 और 16 चौको 64। अब देखिएगा ये इससे कैंसिल हो गई तो 5 आ गया और प्लस 4 और 5 और 4 9, इसका आंसर निकल के आ चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओनली कुछ नहीं करना, एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू ध्यान रखना, नीचे वो तो ऊपर जाके प्लस, ऊपर जाके क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया था फैक्टराइजेशन, मतलब बीजगणित का क्वेश्चन आया था अलजेब्रिक का। तो देखिए करते हैं। 2x - 3y = 79। एक तो ये दे रखा था और एक दे रखा था x + 6y = 47। ठीक है, इसमें हमें करना क्या था? x - y की वैल्यू निकालनी थी। पहले हमें x के मान निकालना पड़ेगा, फिर y का निकालना पड़ेगा, फिर x में से y को माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा वो अपना आंसर होगा। देखिए करेंगे कैसे, वो बात इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पर देखिए 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन दे रखी है 2। ठीक है, बीच में इक्वल आ गया तो इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर देखिए हमें या तो फर्स्ट वैल्यू को सेम करना पड़ेगा, एक चीज को कैंसिल करना पड़ेगा, तभी दूसरे का आंसर आएगा। तो हम देखिए x को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगी। इस वाली को अपन 2 से गुणा कर देंगे पूरी समीकरण को। तो पहले हमें फर्स्ट वाली लिखनी पड़ेगी 2x - 3y = 79। और पूरी वाली उसको पूरी को 2 से गुणा कर देंगे। देखिए x को 2 से करेंगे 2x, 6y को 2 से करेंगे तो 12y, प्लस का था प्लस का सिंबल। 47 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14 और 1 9 94। ठीक है, 94 आ गया। देखिए यहाँ पर इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे सभी के, तभी ये कैंसिल होगी। और एक का सिंबल चेंज करेंगे तो सभी का करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 12y और 3y हो गए, माइनस का 15y, दोनों माइनस के थे, माइनस माइनस एड में माइनस रहते हैं। और 94 में से ये घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 79। 14 में से 9 गया 5, कैरी ले ली 1 15, और बड़ी संख्या माइनस की थी तो आंसर भी माइनस का। देखिए y = -15/-15, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो y की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 1। ठीक है, अब इस y की वैल्यू 1 आ गई। इस 1 को, y की वैल्यू को इसमें रख देंगे तो अपने पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। देखिएगा y = 1। ठीक है, इसमें रखेंगे 2x - 3y = 79 में। देखिए 2x - 3 × y की वैल्यू अपने पास 1 है और = 79। 2x - 3 = 79 हो गया यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए 2x इधर है, 79 उधर है, और ये 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 79 और 3 कितने होते हैं बताओ? देखिए 79 और 3 हो गए 82। x इधर है, 82/2 कितना हो जाएगा? 41। तो x की वैल्यू भी आ चुकी है अपने पास निकल के, y की भी आ चुकी है। करना क्या है? x - y, बस कर दो। x की वैल्यू 41 और y की वैल्यू 1। 41 में से 1 गया 40, अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, ऐसे आप कैसे भी क्वेश्चन, इस हिसाब के कितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इस मेथड से कर सकते हो। बीच की वैल्यू एक वैल्यू सेम करनी होती है। स्टार्टिंग की अगर 2 से गुणा करने पे आ जाती है तो भी कर दो, अगर 2 से नहीं आ पा रही है तो 3 से आ रही है 3 से कर दो, 4 से आ रही है 4 से कर दो। लेकिन एक चीज कैंसिल करने पे दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस वैल्यू को फर्स्ट वाले समीकरण में रख दो तो उसका भी आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। ऐसे करने होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था 3x + 5 स्क्वायर - 60x। ये पूछा था, इसकी वैल्यू पूछी थी। इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो 3x + y, आपने छोटी क्लासों में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b स्क्वायर का। क्या होता है? a² + 2ab + b स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, 3x + 5 स्क्वायर का। अब देखिए इसको इसमें रख देंगे। 3x का स्क्वायर, x का स्क्वायर कितना होता है? 9x²
प्लस 2 को 3 से किया 6, 6 को 5 से किया 30 x, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 60x। ठीक है, देखिएगा 9x स्क्वायर आ गया, माइनस 60x में से 30x घटाओगे तो माइनस का 30x बच गया, प्लस का 25। ठीक है, ये अपने पास निकल के आ चुकी है। हमें फैक्टराइजेशन में निकालने हैं 2 फैक्टर, तो हमें इसका मेथड होता है या तो डायरेक्ट कर लो या इस संख्या के टुकड़े कर लो। मैं आपको कंसेप्ट से पढ़ा रहा हूँ इसलिए पूरा मेथड ही बता देता हूँ, डायरेक्ट नहीं करेंगे। 9x स्क्वायर तो सेम टू सेम लिख लेंगे इसी तरीके में, और प्लस का 25 लिख लिया। देखिए बीच वाले का क्या इलाज करना है, देखिए क्या इलाज होगा इसका। हमें इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर तो ये आए। ठीक है, जैसे 4 के टुकड़े करो तो 2 और 2 4 हो गए। इस तरह से इसके 2 टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर तो ये आए, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों को, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आए। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 25 को 9 से करोगे तो 225, और x स्क्वायर तो 225 x स्क्वायर हो गया। अब ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, जैसे देखो इसके 2 टुकड़े में बताऊं आपको, -15x और -15x। -15x को जोड़ने पे क्या होता है 30x, तो इन दोनों को जोड़ने पे तो 30x आ गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15x को 15x से करेंगे तो 225x स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, करके देख लेना चाहिए। अब देखिए आ गया। अब इनके बस फैक्टर कर लो 2, अब आंसर आ जाएगा। इनके देखिए कॉमन क्या लेंगे, 3 इसमें भी आता है, 3 की टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, तो 3 आ गया। x दोनों में तो x उठा लेते हैं, 3 3 9, x 1 बच गया -5, x से x कैंसिल हो गया था, -5 कॉमन लेते हैं, 5 की टेबल में दोनों आते हैं, x 5 थी 15, x आ गया, और प्लस माइनस -5 25, 3x -5 ही आ गया। तो पहले तो ब्रैकेट वाला उठा लो, दोनों में जो सेम है, ब्रैकेट की हमेशा सेम आती है, लास्ट क्वेश्चन में बताया था, और बाकी बाहर वाला उठा लो एक 3x -5। तो ये अपने पास इस बार दोनों सेम आ गई, ये तो सेम आ गई, तो भी कोई टेंशन नहीं, सेम संख्या है तो इसके क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 3x -5 स्क्वायर अपना पास आंसर निकल के आ चुका है। अगर ऑप्शन में ये दिया होता तो भी सही है अपना, अगर ये दिया होता है तो ये भी सही है, दोनों में से कोई सा भी कर दो, दोनों ही सही है, कोई इनकरेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन अब परसेंटेज के क्वेश्चन आए थे एग्जाम में 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था 80 का कितना प्रतिशत 80 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, कभी भी आपको ये पूछे 80, देखिए एग्जामिनर में क्या करके आते हैं, ज्यादा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते ही 80 का 80% निकालो, 0 से 0, 0 से 0, 8 8 64 करके आ गए, सही है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में चलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, लैंग्वेज पे ध्यान दो। 80 का कितना प्रतिशत, 80 अगर ये पूछता 80 का 80% तब तो ये सही है। कितना नाम आ गया तब देखिए क्या करेंगे। लैंग्वेज मेन इंपॉर्टेंट होती है मैथ के अंदर, आंसर तो अपने आप निकल के आ जाता है। 80 गुना कितना नाम आ गया तो 100 ऊपर चला जाएगा और 80 नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 8 से 8 कट गया, 10 बचा, 10 गुना 10 और 100 आ गया। वैसे देखते समझ में आ रहा है, कोई भी संख्या खुद का कितना प्रतिशत हो सकती है। जैसे 2 है, 2 का कितना प्रतिशत है, पूरे का पूरा ही है, 100% होता है, मैक्सिमम परसेंट 100 में ही होता है, तो अपने आप निकल के आ गया 100% है मैक्सिमम। ठीक है, ये आंसर इसका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डी का ऑप्शन था इसके अंदर, ये राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चनों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी परसेंटेज से रिलेटेड है, लॉस और प्रॉफिट का क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। पहले देखिए क्वेश्चन क्या था। एक टेलीविजन विक्रेता ने 9600 की दर से 2 टेलीविजन बेचे। बेचने से हो गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस अलग होती है, सेलिंग प्राइस अलग होती है। कॉस्ट प्राइस जो अपने पास मूल्य होता है जिसमें वस्तु अपने पास आती है, और सेलिंग प्राइस जिसमें अपन वस्तु बेचते हैं। इसने बेचे तो 2 टेलीविजन बेचे, तो दोनों की कॉस्ट प्राइस अपन लिख देते हैं। सॉरी, सेलिंग प्राइस SP 9600, और इसकी भी, इसको ए मान लो फर्स्ट वाले टेलीविजन को, और इसको मान लो दूसरे को B। इसकी भी सेलिंग प्राइस कितनी है 9600। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। जैसे जैसे चलता है वैसे वैसे अपन मैथमेटिक इसको फॉर्म देते जाएंगे। एक पर 20% लाभ और एक पे 20% हानि। एक पे 20% लाभ और एक पे 20% हानि। लाभ हो गया तो प्लस में चलेगा सौदा, और हानि हो गई तो माइनस में अपने पास लॉस होता जाएगा। अब ध्यान रखिए, जब भी कभी प्रॉफिट हो गया, ये तो बेचा है 20%, प्रॉफिट में तो अपने पास मान लो 100% में जो चीज थी, अगर अपन उसको 20% लाभ में बेच रहे हैं तो अपने को कितने की पड़ गई, वो 120% हो गई। अगर 20% हानि में बेच रहे हैं तो उसमें से 20% कम हो गया तो 80%, है ना। तो अपना इतना क्लियर हो गया कि अपने को टेलीविजन 9600, और ये भी 9600 में था,
तो ये अपने को 20% हानि में इतना का पड़ा और ये प्रॉफिट के बाद में इतने का पड़ा। अपने को ये नहीं पता अपने पास टेलीविजन है, अपने को सेलिंग प्राइस जितने में अपने बेच दिया, बेचने के बाद की वैल्यू हुई, अपने को ये नहीं पता टेलीविजन अपने पास किस प्राइस में आया था, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, अपने को निकालनी है कॉस्ट प्राइस। तो देखिए कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, आप ये निकाल लो 9,600 किस संख्या का 120% है, अपने पास निकल के आ जाएगी। किस संख्या का 120% है, तो 0 से 0 कट गया, ये 5 आ गया और ये 6 आ गया, 6 से इसको काट देंगे, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 9, 3 दूनी 6, 0 0, इसको 2 से इससे काट दो 16 और 16 पंजो 80। 8,000 रुपये इसकी क्या है कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट वाले टेलीविजन की, फर्स्ट वाले टेलीविजन की कॉस्ट प्राइस। मतलब इतने में टेलीविजन उसके पास था इतने रुपये में, ठीक है, उसने बेचा 20% लाभ में, तो ये हो गया था इतने का। अब देखिए सेकंड वाले की निकालते हैं, बी वाले की कॉस्ट प्राइस कितने का था वो, ये तो अपने पास बेचने की वैल्यू थी, था कितने का वो निकाल रहे हैं, तो इस बार निकाल लेंगे 9,600 किसका 80% है, किसका 80% है। 0 से 0 गया, 5 और 4 2 से काटने पे, 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, 0 0, 5 को 0 से किया 0, 5 को दोबारा 0 से किया 0, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, तो 12,000 इस टेलीविजन की कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। तो ये अपने पास निकल के आ चुका है। इसने क्वेश्चन में अपने को पूछा है इस पूरे सौदे में उसको लाभ हुआ या हानि हुई, पहले तो ये बताओ, और कितने परसेंट हुई ये बताओ, ये अपने पास परसेंट में पूछ रहा है। तो अपने पास देखिए स्टार्टिंग में टेलीविजन उसके पास ये इतने का था, ये इतने का था, तो दोनों मिला के कितने के हो गए वो निकाल लेते हैं। 12,000 और 8,000 कितने हो गए 20,000, ठीक है। अब देखिए बेचने के बाद दोनों कितने हो गए थे वो भी देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस टोटल और टोटल सेलिंग प्राइस 9,600 और 9,600 को जोड़ दो, 0 0, 6 और 6 12, हाथ लगी 1, 18 और 1 19, 19,200 तो उसने टोटल बेचने की मूल्य हो गया, और ये उसका इतने में उसके पास टेलीविजन थे। अब देखिए कम में बेच रहा तो घाटा होगा या फायदा होगा, बताओ। कम में बेचा सीधे घाटा होगा, तो अपने पास ये तो श्योर होगा अपने को हानि होगी, ठीक है। अब हानि कितने रुपए की हुई वो देखते हैं, इसमें से इसको घटा दो 0, फिर देखिए 10 में से 2 गया 8, एक कैरी ले ली थी तो 9 बचे, 9 में से 9 गया 0 और एक और कैरी ले ली थी तो 1 में से 1 गया 0, तो ये 800 रुपये अपने पास बच गए। 800 रुपये की इसको हानि हुई है, अपने पास श्योर है कितने रुपए की हानि हुई 800 रुपये की। अब ये 800 रुपये कितने परसेंट है वो निकालेंगे। तो देखिए परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो 800 देखिए कितना था टोटल 20,000, 20,000 पे अपन चल रहे हैं इस बार टोटल पे, तो 800 गुणा 100 बटा 20,000, 2 0 से ये 2 0 गए, 2 0 से ये 2 0 गए, तो बच गया 8 बटा 2 और 4, तो 4% हानि हुई अपने को इस पूरे सौदे में, और वो थी माइनस में हानि हुई थी, तो हानि माइनस में चलता है, तो अपने पास आंसर में ये लिख सकते हैं अपन 4% हानि, ठीक है। देखने में क्वेश्चन ये लगता है कि हिसाब बराबर हो रहा है कि 20% दिया और 20% हानि हो गई, लाभ हो गया, तो हिसाब बराबर करो। तो अपने इसके अंदर एग्जामिनर ने ऑप्शन भी दिया था न लाभ न हानि, तो लगभग ये क्वेश्चन भी, ये ऑप्शन भी करेक्ट करके आ गए होंगे, ये न तो लाभ हुआ न हानि। ऐसे सौदों में हमेशा क्या होती है हानि होती है। एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ साथ साथ में, जैसे कोई चीज 100 रुपये की है, मैंने उसको 10% लाभ में बेचा तो 110 की हो गई, ठीक है। अब देखिए इस बेचने के बाद मेरे को 10% हानि हो गई, तो कितने में बेचूंगा, 110 का 10% कितना होता है 11। देखिए हानि होगी तो माइनस करते हैं, 10 में से गया 9, कैरी ले ली थी 9 में, इसमें 10 में से गया 9 और ये 0 गया, तो 99 रुपीज में मेरे पास आ गई, तो मेरे को 1% की क्या हो गई हानि हो गई। देखने में क्वेश्चन में ऐसे लगता है हिसाब बराबर है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। इस तरह से पूरे क्वेश्चन को करेंगे, एक एक स्टेप ध्यान से समझा दिया आपको। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को 6 मजदूर 16 दिन में पूरा करते हैं, तो यही काम 4 दिन में करने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी, कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। देखिए सीधा सा क्वेश्चन है, 6 मजदूर 16 दिन में करते हैं। पहले आपको बता दूं, अगर मजदूरों की संख्या कम होगी तो काम में ज्यादा टाइम लगेगा, और मजदूरों की संख्या बढ़ा देंगे तो काम में
कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो अपने पास 4 दिन में करना है ये काम, तो मजदूरों की संख्या बेसिक सी बात है ज्यादा होगी। तो इससे अगर कम में ऑप्शन है, इससे 6 से कम वाला ऑप्शन है, वो तो सीधे ही देखते ही इनकरेक्ट कर देना, क्योंकि कम तो मजदूर हो ही नहीं सकते। कम टाइम में कम मजदूर कैसे काम करेंगे, ज्यादा मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे। तो चलिए देखिए, ये इसका कितना कर रहा है, 16 का चौथा हिस्सा कर रहा है, कम कर रहा है। 4 मतलब इसको डिवाइड किया हुआ है, तो इस 6 वाले मजदूर में उस 4 से क्या कर दो, बस मल्टीप्लाई। शॉर्ट ट्रिक है एकदम से, आंसर आ जाएगा। तो 24 मजदूर की अपने को आवश्यकता होगी। ठीक है, और अगर एक मजदूर होता तो कितने टाइम लगता, देखिए एक मजदूर होता तो 6 में 16 है, और एक में होता तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते, 96 दिन लगते अगर मजदूर एक होता तो। अगर एक वाला क्वेश्चन पूछता तो ऐसे कर देते। इसने पूछा था 4 दिन में कितने मजदूर लगेंगे, तो 24 मजदूर। 2 क्वेश्चन समझा दिए मैंने साथ साथ में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इजी क्वेश्चन आया था बहुत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसी धन का 8% की दर और टाइम दे रखा है 5 साल 5 ईयर, और साधारण ब्याज दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, 640, और पूछ रहा अपने को मूलधन क्या होगा। तो देखिए सीधा सा बात है, साधारण ब्याज दे रखा है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। इंग्लिश में इस फॉर्मूले को ऐसे लिख देते हैं, PRT बट्टा 100, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम हिंदी में ये लिख दिया। ठीक है, एक ही बात है। मूलधन अपने को पता नहीं है, तो मूलधन की जगह मैंने मूलधन लिख दिया। दर कितनी है, 8 है, टाइम कितना है, 5 है, और बट्टा में 100 लिख दिया। सिंपल इंटरेस्ट अपने को पता था पहले से, तो 640 मैंने यहां लिख दिया। अब देखिए इस 640 को इंटू ये 100 इधर हो जाएगा, और मूलधन गुना 8 पंजो 40 हो गया। अब देखिए इधर ले आता हूं एक बार मैं मूलधन को, क्योंकि मूलधन ही हमें निकालना है। और ये 640 को 100 से करोगे तो 2 जीरो आगे लगा दो, और ये 40 आ जाएगा बट्टा में, 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको काटेंगे, देखो 4 एकम 4, 2 बच गए, 4 6 24, और 2 जीरो आगे लगा दो। 1600 रुपये क्या था, मूलधन था। ठीक है, 1600 रुपये इसका प्रिंसिपल अमाउंट था, जो स्टार्टिंग में प्राइस था। उसने 5 साल के लिए 8% की दर से दिया, तो ब्याज था 640। अगर ब्याज पूछता और प्रिंसिपल अमाउंट दिया था तो ब्याज निकाल लेते इसी फॉर्मूले से। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट की जगह प्रिंसिपल अमाउंट पहले देता तो वो रख देते और ब्याज निकाला था। ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देता, 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं इसके अंदर ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी परसेंटेज का आया था, परसेंटेज की वृद्धि हो रही है और हमें बस वैल्यू निकालनी है। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रति वर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। मतलब प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हो रही है, विद्यार्थियों में 10% बढ़ रहे हैं विद्यार्थी। ठीक है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, वृद्धि कमी 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। यहाँ पर वृद्धि वाला क्वेश्चन आया है, यदि वर्ष 2016 में विद्यार्थियों की संख्या थी 1500, ठीक है, तो 2018 में पूछी है 2018 में कितनी होगी। देखिए कैसे करेंगे, कई बार क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, 2016 में दे रखी है, 2018 में निकालनी, तो 2 साल हो गई, 2 साल को मिला के 10 और 10 20 हो गए, तो सीधा इसका 20% निकाल के आंसर कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन अपने आप ही ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा रॉन्ग हो जाएगा, सही के चांस ही नहीं बनते ऐसे करने पे। तो अपन क्या करेंगे, पहले 2016 का दिया हुआ है 1500, तो पहले 2016 में जितने स्टूडेंट थे, ये तो वर्ष से 1500 का 10% निकाल लेंगे। 10% की वृद्धि हो गई थी, 150 हो गए। ठीक है, अब ये 150 तो स्टूडेंट वृद्धि हुई है, तो पहले कितने थे 1500 में 150 जोड़ दो तो कितने हो गए 1650। अब ये 1650 नेक्स्ट ईयर के थे, वो नेक्स्ट ईयर 2017 था, 2017 में 1650 हो गए। अब 2018 में पूछा है, तो 2018 में क्या होगा, पिछले वाले साल के 10% वृद्धि हो रही है, तो 1650 की 10% वृद्धि, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 165 स्टूडेंट बढ़े 2018 में, और पहले कितने थे 2017 में, उसके अंदर ये ऐड कर दो, 1650 के अंदर 165 ऐड कर दो, 5 6 और 5 11, 7 और 1 8, 1815 अपने पास स्टूडेंटों की संख्या कितनी आ गई है 1815। ये वर्ष 2018 के अंदर हो गए। ठीक है, ये अपना
आंसर है। ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। ऐसे 2019 में पूछता तो इसका 10% निकाल लो और 1815 के अंदर ऐड कर दो। ऐसे करते जाओ, ऐसे निकल के आते हैं। अगर कमी हो तो क्या कर दो, माइनस कर दो। ऐसे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन सभी कर सकते हो आप। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था रेखा गणित का क्वेश्चन आया था नेक्स्ट, ट्राइंगल का, ट्राइंगलों की सर्व समीकरण इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था निम्न, एक डायग्राम दिया हुआ, पहले डायग्राम बना देता हूं मैं। ये डायग्राम था, ठीक है। ये ई पॉइंट था, ठीक है। अप्रोक्स नहीं बन पाता है बोर्ड पे आपके अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो उसके अंदर देख लेना। लगभग यही डायग्राम है। ये 75 डिग्री दे रखी थी और ये भी 75 डिग्री दे रखी थी और ये दे रखी थी 3 सेंटीमीटर ये साइड, है ना। और ऑप्शन थे इसके अंदर भुजा नियम, पहला ऑप्शन था भुजा नियम और दूसरा था समकोण कर्ण भुजा। ये नियम होते हैं त्रिभुज की सर्वसम्मिकाओं के, भुजा कोण भुजा, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा ऑप्शन था कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। ये 4 ऑप्शन आए थे। इसमें से अपने को पूछ रहा है इसमें से कौन सा राइट होगा। तो 4 ऑप्शन अपने पास देखिए कैसे करेंगे। पहले बात देखो, इसने अपने को ये कोण और ये कोण इक्वल दे दिया है, ये कोण और ये कोण इक्वल दे दिया और ये भुजा हमें बता दी। जब हमेशा ध्यान रखना ये कोण इक्वल दे दिए और ये कोण जो आमने सामने के कोण है ऐसी कंडीशन में हमेशा सेम होते हैं। जब ये कोण सेम आ गया तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ये भी साथ साथ में ध्यान रख लेना। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2 कोण दे देते हैं और तीसरा कोण पूछते हैं तो 2 कोणों को टोटल करके 180 में से घटा दो। क्वेश्चन पे आते हैं ये कोण बराबर हो गया 1, उसके बाद ये भुजा है तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी कोण भुजा और तीसरा ये कोण इससे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अपनी सर्व समीका इस डायग्राम की बन गई है कोण भुजा कोण नियम। तो ऑप्शन इसमें देखो कौन सा, कोण भुजा कोण, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक डायग्राम बना देता हूं फटाफट। ये था सी पॉइंट, ये ए और ये बी और एक लाइन आ रही है इधर से एफ ई और ये है बी। ऐसे डायग्राम था एक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, असमान संपूरक कोण, असमान संपूरक कोणों के युग्म पूछ रहा है। सप्लीमेंट्री, असमान संपूरक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री कोण। अब देखिए कौन से होते हैं संपूरक कोण, जिन 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। क्या हो, 2 कोणों का योग क्या हो, 180 डिग्री, ठीक है। और अगर पूरक पूछे तो 2 कोणों का योग उसमें होता है 90 डिग्री। यहाँ पर क्वेश्चन में संपूरक पूछा है तो अपने को 2 कोण दे, जो मान लो इसके अंदर इसने कोण दे रखे हैं कोई भी, ठीक है। अब देखिए हमें क्या पूछ रहा है, संपूरक कोण। अब देखिए ए एफ सी और डी एफ सी ये दोनों 90-90 के, ये भी क्या है, संपूरक है। लेकिन ये दोनों तो समान हो गए, ये तो 90 और ये भी 90। हमें करना है असमान। असमान देखिए कौन कौन से कोण है, देखिए ए एफ ई कोण ए एफ ई और दूसरा देखिए ई एफ डी, ई एफ डी ये नीचे वाली साइड में होगी। ऊपर वाली साइड में देखो ए एफ बी कोण ए एफ बी, ठीक है। नहीं देखिए डी एफ बी, डी एफ बी, ठीक है। ये दोनों क्या है तो ये दोनों भी सप्लीमेंट्री संपूरक है, ये दोनों भी संपूरक है। लेकिन ये दोनों कोण क्या है, इसका मान अलग है इस पूरे का। पहले अपन ने ये किया था, एक ये किया, इसमें एक ये लिया और एक ये लिया, लेकिन इन दोनों के मान अलग अलग है, समान नहीं है। यही क्वेश्चन में पूछा था, असमान के पूछे थे। बाकी जो ऑप्शन थे वो समान आ रहे थे इसलिए वो इनकरेक्ट है और ये वाला ऑप्शन राइट है। इसके अंदर ये ऑप्शन दे रखा था, ए वाला ऑप्शन था वो राइट था। अब इसके अंदर ऑप्शन में ऐसे भी कर सकता है घुमा के, मान लो मैंने ए एफ सी ई लिखा है तो ये ई एफ ए भी लिख सकता है, कोई मिस्टेक नहीं है। एक ही बात होती है, कोण को चाहे इधर से ले लो चाहे इधर को ले लो, लेकिन जो कोण की वैल्यू है वो अपने को बीच में रखनी पड़ती है, ये ध्यान में चीज होती है। तो इसका आंसर ये निकल के आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक समबलम चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। यदि समबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा था 78 वर्ग सेंटीमीटर, 78 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा था। अब ये पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, इसकी हाइट पूछ रहा है। पहले आपको बताओ, अगर आपको समबलम चतुर्भुज का नहीं पता कि समबलम चतुर्भुज होता कैसे, बनता कैसे, तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। देखो समबलम चतुर्भुज इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपीजियम, इस टाइप का बनता है। इसकी ये साइड और ये साइड समबलम है, पैरेलल है, क्योंकि इसके बीच का स्पेस यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है। इधर से देखिए ये यहाँ है तो इस पॉइंट पे समान है, थोड़ा सा आगे जाओगे तो इधर भी समान नहीं होगा, इसलिए इसकी ये साइड एक क्या है, पैरेलल साइड है, इसलिए इसको समबलम चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसने कहा भी है दो समांतर भुजाएं 10 और 16 है, तो इसको 10 मान लो और इसको 16 मान लो। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लगा देता हूं। अब देखिए इसकी इसने हाइट पूछी है, तो ये इसकी हाइट हमें निकालनी है। अब देखिए क्षेत्रफल का सूत्र भी आपको आना चाहिए। क्षेत्रफल का सूत्र होता है समबलम चतुर्भुज का 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, या बीच की दूरी भी लिख सकते हो। 1/2 गुणा सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, इंग्लिश में ये बोल देते हो। 1/2 गुणा समांतर भुजा कौन कौन सी है, 10 और 16, तो इनका योग कर दो, इंटू हाइट हमें पता नहीं है। क्षेत्रफल हमें दिया हुआ था पहले से ही, 78 में लिख देता हूं, तो 78 इधर है। 1/2 गुणा 10 और 16 कितने हो गए, 26 इंटू एच, इसको इससे काट दो 13, तो 78 इंटू 13 एच इधर रह गया, 78 और अपॉन में 13 चला जाएगा, तो 13 की टेबल कितनी बार बोलेंगे तो 78 आएगा 6 बार, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई है 6 सेंटीमीटर। बस बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये अपनी हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। ऐसे अपन करेंगे, समझ में आ गया होगा आपको, बहुत इजी तरीके से समझाया मैंने, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, इस बार एक ये है सर्किल का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में दे रखा 56 सेमी व्यास वाले किसी वृत्त, तो पहले एक वृत्त बना लो। व्यास होता है, देखो ये जो त्रिज्या ये हो गई त्रिज्या का डबल होता है व्यास, और ये कितनी दे रखी है 56 सेंटीमीटर। बना लिया वृत्त। ये पूछ रहा है इसके आधे भाग की परिधि, पूरे भाग की परिधि हो तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr, आधे भाग की करनी हो तो 2πr को क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो, तो आधे भाग की परिधि का फॉर्मूला हो गया πr। हमें अब आधे भाग की पूछा है तो ये फॉर्मूला हमें काम में लेना है। अब देखिए ये परिधि है, ये पूरा व्यास है, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, रेडियस 28 हो जाएगी त्रिज्या, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की कितनी है 28, 7 चौके 28, 22, इसको 22 को 4 से गुणा करोगे तो 88 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल के आ गया है, जो कि ऑप्शन बी था। ये क्वेश्चन अपना हो चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर पूरे का पूछता वर्ग का तो अपन 2πr में ऐसे कर देते, 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है 28, 7 चौके 28, 22 गुणा 8, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 दूनी 16, 176 सेंटीमीटर इसकी आ जाती है। अगर पूरे वर्ग का पूछता है, क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमें आधे भाग का पूछा था, इसका आंसर आ जाएगा 88 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और अर्धवर्त का फॉर्मूला अलग होता है, आधे भाग का अलग होता है, दो अलग अलग चीजें होती है। एग्जामिनर ने हमें आधे वर्त का पूछा तो हमने वर्त को आधा कर लिया और इसका फॉर्मूला लगा के अपने आंसर निकाल दिया 88 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आंसर आ चुका है। तो अपने मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा।